और 56 में यह भी एक जनजातीय विद्रोह था। ठीक है, तो कौन नेतृत्व करता था इसका बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो सिद्धू और कान्हू इसके नेतृत्व करता थे। और आदिवासियों के जितने भी विद्रोह हुए हैं, जनजातियों के जितने भी विद्रोह हुए हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी विद्रोह रहा संथाल विद्रोह। ठीक है, तो इस विद्रोह का यानी संथाल विद्रोह का जो प्रमुख क्षेत्र था वो था दामन एकोह यानी संथाल परगना। और ये कहां से कहां तक विस्तृत था? तो ये भागलपुर से राजमहल पहाड़ियों का भूभाग था। इतने क्षेत्र में ये विकसित था। इसका क्या कारण था संथाल विद्रोह का? तो प्रमुख कारण तो यही था कि अंग्रेजी राज की शोषणकारी नीतियां, भूमिकर अधिकारियों जो लगान वसूलने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रमुख जनजातीय विद्रोहों को। तो प्रमुख जनजातीय विद्रोहों की शुरुआत हम करेंगे मुंडा विद्रोह से। और मुंडा विद्रोह को समझने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीजों को हम समझना चाहेंगे जो लगभग सभी जनजातीय विद्रोहों से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, प्रमुख शब्दावली, ठीक है, इसको हम समझेंगे। ये बार बार टर्म्स आएंगे, उसको हम एक ही जगह समझना चाहते हैं। एग्जाम के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। तो पहला शब्द है खूंट कटीदार। खूंट कटीदार, इसका मतलब है जंगल को साफ कर के खेती करने वाले। तो देखिए, भारत में जब अंग्रेजी राज स्थापित हुआ और सबसे पहले बंगाल में स्थापित हुआ, तो अंग्रेजी राज के स्थापित होने के बाद जनजातीय क्षेत्रों में भी बाहरी लोगों का दखल बढ़ने लगा। नहीं तो जनजातीय क्षेत्रों में जो स्थानीय राजा होते थे या नवाब होते थे, उनका कोई दखल नहीं था। जनजातीय लोग खूंट कटीदार होते थे, यानी कि जंगल को साफ करके खेती करते थे। वो किसी को लगान वगैरह नहीं देते थे। लेकिन जैसे ही भारत में अंग्रेज आए, वो जनजातीय क्षेत्रों में भी गए और विभिन्न प्रकार का उन्होंने कर लगाया। भूमि व्यवस्थाओं में भी बहुत बदलाव आया ब्रिटिश राज में। और इन सब के कारण जो है, एक के बाद एक जनजातीय विद्रोह स्थानीय जमींदारों के विरुद्ध, राजाओं के विरुद्ध और अंततः ब्रिटिश राज के विरुद्ध जो है भारत में हुए। तो सबसे पहले तो खूंट कटीदार यानी जंगल को साफ करके खेती करने वाले। दूसरा शब्द है बेथ बेगारी यानी बंधुआ मजदूरी। तो बंधुआ मजदूरी से भी जनजातीय लोग परेशान थे। बेथ बेगारी ये बंधुआ मजदूरी थी। और सारना यानी पवित्र स्थल। रैयत शब्द का प्रयोग होगा यानी कृषि मजदूर। रैयत यानी कृषि मजदूर, ठीक है। और मुल्कई लड़ाई, मुल्कई लड़ाई का मतलब है बंधुआ मजदूर और ठेकेदारों के बीच लड़ाई, मुल्कई लड़ाई। और उलगुलान विद्रोह, इसका मतलब है महान हलचल। क्या है इसका मतलब? उलगुलान का मतलब है महान हलचल। और ये जो है मुंडा विद्रोह के लिए शब्द प्रयोग हुआ, उलगुलान यानी महान हलचल। और साथ ही साथ बिरसा मुंडा की ये एक उपाधि भी रही, उलगुलान। उलगुलान मुंडा विद्रोह को कहा गया जिसका अर्थ होता है महान हलचल। साथ ही साथ ये बिरसा मुंडा की भी एक उपाधि थी, यानी बिरसा मुंडा को भी महान हलचल कहा गया, ठीक है। और दिक्कू, दिक्कू कौन है? तो विदेशी तत्व जो मुंडा समाज में घुसपैठ कर रहे हैं। और ये दिक्कू शब्द लगभग हर जनजातीय के लोगों ने गैर जनजातीय, जो जनजातीय समाज में घुसपैठ कर रहे हैं, उनके लिए प्रयोग किया। तो दिक्कू कौन है? तो वे विदेशी तत्व हैं जो मुंडा समाज में घुसपैठ कर रहे हैं। विदेशी तत्व यानी बाहरी लोग हैं, जो गैर जनजातीय लोग हैं, जो जनजातीय समाज में प्रवेश कर रहे हैं। तो मुंडा विद्रोह हुआ 1895 से लेकर 1900। कहीं आपको 1899 भी देखने को मिलेगा। 1895 इसलिए क्योंकि इसी वर्ष जो है बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान घोषित किया। क्षेत्र कहां था? तो आपसे पूछा जाएगा कि मुंडा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ। तो छोटा नागपुर का क्षेत्र है। पहले ये बिहार में था, अब झारखंड में है, ठीक है।
ये स्पष्ट समझ में आ गया। तो एक फैक्ट और है, इसको आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। जनजातियों को सबसे पहली बार आदिवासी कहकर संबोधित किया ठक्कर बापा ने। तो ठक्कर बापा ने जनजातीय समाज को आदिवासी समाज कह करके संबोधित किया। तो आदिवासी ये जो शब्द है इसे जो है ठक्कर बापा ने प्रयोग किया। हालांकि एक विषय और ये है, इस लेक्चर से तो रिलेवेंट नहीं है, लेकिन आपके समझने के लिए कि जैसे ही हम आदिवासी शब्द का प्रयोग किसी भी समाज के लिए करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि वो जो समाज है वो सबसे प्राचीन समाज है, यानी जो आर्य बाहर से आए हैं, इसकी जो थियरी है उस पर यह आदिवासी शब्द एकदम सटीक बैठ जाता है। यानी आदिवासी जो हैं असल में वही भारत के मूल निवासी हैं और सारे लोग बाहरी हैं। असल में ये शब्द होना चाहिए वनवासी, आदिवासी नहीं, वनवासी। वनवासी क्यों? वनों में रहने वाले लोग वन के वासी, और ये जनजातीय लोग वन में ही रहते थे तो वनवासी। हालांकि ठक्कर बापा ने इन्हें आदिवासी कहा और इसी आदिवासी शब्द ने इन्हें मूल निवासी शब्द या मूल निवासी साबित करने का प्रयास इसी शब्द के माध्यम से और लोग अब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं मुंडा विद्रोह पे। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह हुआ था और यह सर्वाधिक चर्चित जनजातीय विद्रोह था और इससे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? तो मुंडा पारंपरिक भूमि व्यवस्था यानी खूंट कट्टी का जमींदारी या व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडाओं ने विरोध किया। साथ ही मुंडा लोग उनके समाज में ईसाई मिशनरियों के घुसपैठ से नाराज थे। तो जैसा कि हम जानते हैं 1813 के चार्टर्ड से ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की अनुमति मिल गई। तो ईसाई मिशनरियां ने अपना बहुत जो है प्रभाव आदिवासी क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित किया। आज भी अगर आप देखेंगे तो जनजातीय क्षेत्रों में बहुत बड़े पैमाने पे जनजातीय लोग ईसाई बन चुके हैं। तो ईसाई मिशनरियों से भी मुंडा समाज के लोग जो है परेशान थे कि ये बाहरी लोग आ रहे हैं, हमारा जो देवता है, हमारा जो भगवान है, उसके अलावा ये किसी को भगवान के रूप में स्थापित कर रहे हैं, ये अपने जो है धर्म को श्रेष्ठ साबित कर रहे हैं, आदि आदि। ठीक है, तो 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान घोषित किया और कहा कि मुझे छूने से सभी रोग दूर हो जाएंगे, मुझे छूने से सभी रोग दूर हो जाएंगे। और क्या हुआ? तो बिरसा मुंडा ने घोषित किया कि दिक्कुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह से लाल होगी जैसे कि लाल झंडा। तो अब दिक्कुओं के विरुद्ध जो है मुंडा समाज सशस्त्र संघर्ष करेगा। तो 1899 ईस्वी को देखिए, ये क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जो है ये विद्रोह किया गया। आप समझ सकते हैं कि ईसाई मिशनरियों से मुंडा समाज, खासकर बिरसा मुंडा जो है और उनके अनुयायी कितना चिढ़े हुए थे। तो 1899 ईस्वी को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मुंडा जाति के शासन को स्थापित करने के लिए विद्रोह की घोषणा कर दी गई कि अब मुंडा जाति का ही शासन स्थापित किया जाएगा। इस विद्रोह में मुंडा महिलाओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही। तो मुंडा महिलाओं ने भी इस विद्रोह में भाग लिया। फरवरी 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर सिंहभूम से इन्हें गिरफ्तार किया गया था और रांची जेल में इन्हें डाल दिया गया। वहीं जो है रांची जेल में जून 1900 ईस्वी में उनकी मृत्यु हैजा के कारण हो गई। तो इन्हें ये बार बार पूछा जाता है धरती आबा यानी जगत पिता के नाम से भी जाना जाता है। तो धरती आबा ये भी इनकी एक उपाधि थी। उलगुलान यानी महान हलचल भी इनकी एक उपाधि थी। तो धरती आबा जगत पिता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है और आप जानते हैं कि झारखंड में इनका कितना सम्मान है। ठीक है,
तो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ एक तो प्रश्न यही है कि धरती आबा किसे कहा गया, तो धरती आबा यानी जगत पिता बिरसा मुंडा को कहा गया। बिरसा मुंडा ने अपने आप को कब भगवान घोषित किया, तो 1895 ईस्वी में इन्होंने अपने को भगवान घोषित किया। ये इनका स्टेटमेंट कि दिक्कुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे कि लाल झंडा, ठीक है। 1899 ईस्वी को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मुंडा जाति के शासन को स्थापित करने के लिए विद्रोह की घोषणा की गई और इस विद्रोह में मुंडा महिलाओं ने भी भाग लिया। जनजातीय लोगों को सबसे पहली बार ठक्कर बाबा ने आदिवासी शब्द आदिवासी के रूप में जो है संबोधित किया। ये बात हमने मुंडा विद्रोह की। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जो है बात करेंगे संथाल विद्रोह की, ठीक है। तो कब हुआ संथाल विद्रोह, तो ये हुआ 1855 और 56 में। ये भी एक जनजातीय विद्रोह था, ठीक है। तो कौन नेतृत्व करता था इसका, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो सिद्धू और कान्हू इसके नेतृत्व करता थे। और आदिवासियों के जितने भी विद्रोह हुए हैं, जनजातियों के जितने भी विद्रोह हुए हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी विद्रोह रहा संथाल विद्रोह, ठीक है। तो इस विद्रोह का यानी संथाल विद्रोह का जो प्रमुख क्षेत्र था वो था दामन इक्को यानी संथाल परगना। और ये कहां से कहां तक विस्तृत था, तो ये भागलपुर से राजमहल पहाड़ियों का भूभाग था, इतने क्षेत्र में ये विकसित था। इसका क्या कारण था संथाल विद्रोह का, तो प्रमुख कारण तो यही था कि अंग्रेजी राज की शोषणकारी नीतियां, भूमिकर अधिकारियों जो लगान वसूलने के लिए अधिकारी रखे गए थे, उनका दुर्व्यवहार, तो वो बहुत गलत तरीके से इन लोगों के साथ व्यवहार करते थे। पुलिस का दमन और महाजनों का उत्पीड़न। तो अब ये जनजातीय लोग बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे, ज्यादा जो है राजनीतिक चीजों को ये समझते नहीं थे, सीधे साधे लोग थे। तो इनके साथ जो है बहुत तरह का दुर्व्यवहार किया जाता था और महाजनों के द्वारा इनका शोषण किया जाता था। इन सबसे ये परेशान थे। तो जून 1855 ईस्वी को 400 वनवासी गांवों के, 400 जनजातीय गांवों के 6000 लोगों ने भगनडीह में सभा किया, जिसमें सिद्धू व कान्हू के नेतृत्व में दिक्कुओं को भगाने और विदेशी राज को समाप्त करने का निर्णय लिया गया कि इन दिक्कुओं को भगाओ और विदेशी शासन को उखाड़ फेंको। तो क्या किया संथालों ने, इन्होंने महाजनों और जमींदारों के विरुद्ध हमला बोला, उनका घर जला डाला, डाक घर, रेलवे स्टेशन और पुलिस स्टेशन पर इन्होंने धावा बोला। तो 1855 ईस्वी में सिद्धू और 1856 ईस्वी में कान्हू को पकड़ा गया और मार दिया गया। 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा पृथक संथाल परगना जिला की स्थापना की गई। तो एक प्रश्न आया था कि संथाल विद्रोह के बाद ब्रिटिश द्वारा क्या क्या किया गया, तो पहला तो यह किया गया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा पृथक संथाल परगना इस जिले की स्थापना कर दी गई। और क्या किया गया, तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम का निर्माण किया गया, जिसके माध्यम से यह कर दिया गया कि किसी संथाल की भूमि गैर संथाल को अंतरित नहीं की जा सकती, उसे ट्रांसफर नहीं की जा सकती, ये गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि संथाल विद्रोह कब हुआ। देखिए, जिन विद्रोहों में ठीक टाइमलाइन है, क्योंकि आप जब ये देख रहे हैं तो जो सबसे उपयुक्त वर्ष है वही हमने लिया है, नहीं तो मुंडा विद्रोह पर भी काफी प्रश्न है कि 1899 में जब विद्रोह हुआ
तब माना जाए, या जब बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान घोषित किया तब माना जाए। इसी तरह कई विद्रोहों के साथ है, लेकिन संताल विद्रोह जो हुआ था इसका टाइम पीरियड एकदम क्लियर है। ऐसे में जिन विद्रोहों का टाइम पीरियड एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा उसी में जो है आपसे समय पूछा जाएगा, नहीं तो और विद्रोहों में समय पूछने से एग्जामिनर बचते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो हर किताब में अलग अलग जो है दिखेगा। और उसका कारण यह है कि बहुत सारी घटनाएं हुई तो उसे एक किसी टाइम फ्रेम में रखना एक तो मुश्किल है, और अलग अलग तरीके से लोगों ने जो है उसको समझा है। जैसे हमें यह लगा कि जब बिरसा मुंडा ने भगवान घोषित किया तभी रखना चाहिए 1895, कभी किसी को यह लगा कि नहीं, जिस दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या पर विद्रोह हुआ 1899 तब रखना चाहिए। तो इसलिए बहुत सारी किताबों को आप देख करके ये कंफ्यूज मत होइएगा कि नहीं आपने तो ये लिखा है और इस किताब में तो ये दिया है, ये विषय नहीं है। जो विद्रोह एकदम क्लियर है कि इसी समय हुए, जिसपे कोई विवाद नहीं, उस पे ही आपसे पूछा जाएगा कि यह विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह एकदम क्लियर है 1855-56, तो ये पूछा जा सकता है किस वर्ष हुआ था। इस विद्रोह के नेता कौन थे, दामन एकोह क्या था, ठीक है, और संथाल परगना जिला की स्थापना की गई इस विद्रोह के बाद, और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम का निर्माण किया गया। ये सारी बातें संथाल विद्रोह की। अब हम जो है आगे बढ़ेंगे और अगले विद्रोह की बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे रामोसी विद्रोह की। तो देखिए ये 1822, 25, 26, 1839 और 41 आप देख रहे कई चरणों में हुआ है, ठीक है। तो ये रामोसी पश्चिमी घाट यानी महाराष्ट्र में रहने वाली एक आदिम जनजाति थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि रामोसी जनजाति कहां निवास करती थी, तो ये पश्चिमी घाट यानी महाराष्ट्र में रहने वाली एक आदिम जनजाति थी। रामोसी शोषणकारी ब्रिटिश राज की शासन पद्धति से नाराज थे, बहुत सारे कारणों को बस हमने एक लाइन में ले लिया है कि रामोसी शोषणकारी ब्रिटिश राज की नीतियों से परेशान थे। तो 1822 ईस्वी में चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसियों ने विद्रोह कर दिया और सतारा के आसपास के क्षेत्र को लूट लिया। तो 1825-26 में अब दोबारा उमा जी के नेतृत्व में रामोसियों ने पुनः विद्रोह किया। अकाल पड़ा था और उसके बाद जो है उमा जी के नेतृत्व में रामोसियों ने पुनः विद्रोह किया। तो 1822, 1825, 26 सितंबर 1839 में हुआ ये कि सतारा के राजा प्रताप सिंह को अंग्रेजों द्वारा उनके पद से हटा दिया गया और उन्हें देश से निष्कासित कर दिया गया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सतारा का विलय ब्रिटिश राज में कर लिया गया, ठीक है। इससे भी विद्रोह जो है पनप उठा। तो नरसिंह दत्तात्रेय पेटकर ने बहुत से सैनिकों को एकत्रित करके बादामी के दुर्ग को जीत लिया और वहां सतारा राज्य का ध्वज फहरा दिया। जल्द ही इस विद्रोह को अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया। तो एक तो हो गया टाइमिंग, किस क्षेत्र में हुआ था वो और कौन नेता रहा वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोल विद्रोह की अब जो है हम बात करते हैं। तो कोल विद्रोह के प्रमुख नेता थे बुद्धो भगत और गंगा नारायण। तो इन लोगों का नाम आपसे पूछा जाएगा। और इस विद्रोह का भी जो केंद्र था वो था छोटा नागपुर का पठार। तो 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोलों ने भीषण विद्रोह किया, जिसमें बुद्धो भगत समेत हजारों कोल मारे गए। तो देखिए मुंडा, हो, ओरांव, महाली, ये जो जनजातियां थी इनको जो है मैदान में रहने वाले लोग सम्मिलित रूप से कोल कहते थे, ठीक है। और जो है इस कोल विद्रोह का कारण ये बताया जाता है कि चावल से बनाई जाने वाली नशीली शराब पर अंग्रेजों ने कर लगा दिया। यह तात्कालिक कारण था। हालांकि बहुत सारे अलग अलग कारण थे, लेकिन उसमें से एक तात्कालिक कारण यह था कि
चावल से बनाई जाने वाली शराब पे अंग्रेजों ने कर लगा दिया। उसके विरोध में यह हुआ। तो 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोलों ने भीषण विद्रोह किया, जिसमें बुद्धो भगत समेत हजारों कोल मारे गए। 1832 ईस्वी में इस विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण ने किया। तो बुद्धो भगत और गंगा नारायण। तो कोल विद्रोह रुक रुक कर 1848 तक चलता रहा। इसीलिए कई किताबों में आपको 1831 और 32 की जगह और कोई डेट दिख जाएगा। ठीक है, अगला है खासी विद्रोह। ये काफी प्रसिद्ध है, 1828 से 33। तो ये क्या? तो बंगाल के पूर्व में जयंतिया और गारो पहाड़ियों यानी मेघालय के बीच खासी जनजाति को ये लोग निवास करते थे। तो 1824 ईस्वी में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया और अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को सिलहट से जोड़ने के लिए सड़क निर्माण करने का जो है योजना बनाया और सड़क निर्माण जो है प्रारंभ कर दिया। खासी मुखिया तीरथ सिंह द्वारा इसका विरोध किया गया। ठीक है, तो 1833 में इस विद्रोह को दबा दिया गया और तीरथ सिंह के अतिरिक्त इस विद्रोह की बात कर रहे हैं। देखिए, एकदम फैक्चुअल तरीके से ही जो है हमें इन्हें पढ़ना है, इन विद्रोहों को। ठीक है, तो बहुत जो है इसको रटने का काम है। ठीक है, थोड़ा सा रटने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम बहुत डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं। तो तीरथ सिंह के अतिरिक्त इस विद्रोह के बारमानिक और मुकुंद सिंह प्रमुख नेता थे। आगे बढ़ते हैं, खोंड और सवार विद्रोह की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, उड़ीसा के खोंडमल क्षेत्र के आदिवासी खोंड, कहीं कहीं आपको पढ़ने के लिए खोंद भी मिलेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और परलिया खेमदी के आदिवासी सवार कहे जाते थे। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा नए कर लगाए जाने व जमीन जब्त किए जाने का भय, समाज में डिक्कुओं का प्रवेश यानी कि खोंड जनजातीय के लोगों के समाज में बाहर के लोगों की घुसपैठ और सबसे प्रमुख खोड़ों में प्रचलित नर बलि प्रथा मोरिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस जनजातीय में मोरिया प्रथा प्रचलित थी, या ये पूछा जाएगा किस जनजाति के लोग नर बलि देते थे। ठीक है, तो ये जो है खोड़ जनजाति के लोग नर बलि देते थे। आप भी हो सकता है बचपन में 10-15 साल पहले ऐसा आपने सुना होगा कि इस पुल के लिए इतने पुल बन रहा था, गिर जा रहा था, ऐसा जरूर आपने सुना होगा। गिर जा रहा था, बन रहा था, गिर जा रहा था। तो स्टेबल रहे इसके लिए नर बलि दी गई। ठीक है, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति को जो है मार दिया गया और दफना दिया गया, नर बलि दी गई। ठीक है, तो ये नर बलि भी उस समय प्रचलित थी। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा नए कर, जमीन जब्त किया जाना और सबसे प्रमुख खोड़ों में प्रचलित नर बलि प्रथा, मोरिया पर प्रतिबंध आदि कारणों से यह विद्रोह क्या हुआ, भड़क उठा। तो प्रारंभ में यानी 1846 में इस विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिसोई द्वारा किया गया, जो 1855 में लापता हो गए। तो यह भी पूछा जा सकता है कि चक्र बिसोई ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया, चक्र बिसोई कब लापता हो गए आदि। 1856 ईस्वी में राधा कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में सवार विद्रोह प्रारंभ हुआ। ठीक है, और 1857 ईस्वी में दंड सेना को फांसी पर लटका दिया गया, जिसके बाद सवार विद्रोह समाप्त हो गया। तो खोड़ और सवार विद्रोह को एक में ही हमने देखा। अब हम जो है आगे बढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हमने प्रमुख जनजातीय विद्रोहों को देखा। बहुत सारे जनजातीय विद्रोह हैं, लेकिन हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसी को देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है किसी भी टॉपिक को ठीक प्रकार से पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है जरूर हल करते होंगे।
तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नमस्कार, फिर मिलता हूं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।